बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोयद जाफरी है। ब्लॉग में एक बार फिर खुश आमदीद। आपको ये बताना बहुत जरूरी है कि फलस्तीनियों को रिप्रेजेंट करने वाले जो लोग हैं, फलस्तीनियों की राय अब सामने आना शुरू हो गई है। ये जो जंग बंदी का प्लान और ये जो अमन मुआहिदा ट्रंप ने नेतन्याहू के साथ खड़े होकर जिसका ऐलान किया और साथ कहा कि मुसलमानों के तमाम ममालिक जिनको पाकिस्तान के वजीर आजम ने लीड किया था ट्रंप के साथ मुलाकात में, उन्होंने भी एंडोर्स किया था। उस मुआहदे के ऊपर फलस्तीनियों का जो अब मौकफ है वो सामने आना शुरू हो गया है। वो मौकफ क्या है, ये सारा कुछ आपको बताएं। मैं जो ये कह रहा हूं कि हमास और उससे मुल्क का जो ग्रुप्स है, उनको क्यों कह रहा हूं कि फलस्तीनियों का रिएक्शन आ गया है, इसके पीछे भी एक इंतहाई अहम तारीख है। इसके पीछे एक इंतहाई अहम हकीकत है कि असल में फलस्तीनियों को कौन रिप्रेजेंट करता है। ये कहानी सिर्फ पाकिस्तान की नहीं है, जहां पर हकीकत में जो लोग अपने आप को हुकूमत में कहते हैं, वो दरअसल उस ताकत के अंदर अवाम की राय से या अवाम की जिसे कहते हैं खुशी से नहीं आए होते। ये सारी की सारी कहानी बताएंगे और बतानी जरूरी क्यों है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर कई लोग ऐसे हैं जो कि एक खास किस्म की स्टेटमेंट फलस्तीनी हुकूमत या फलस्तीनी रियासत की जानिब से इशू की गई जो स्टेटमेंट है, वो शेयर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि देखें जी, फलस्तीनी ने तो पाकिस्तानियों का शुक्रिया अदा किया है। फलस्तीन लीडर्स है जो हमास से मुल्क का ग्रुप्स है, वो भी और हमास भी, वो लोग जब बात करते हैं, आज उन्होंने फ्रांस की जो स्टेट का इदारा है उसके साथ बात की, तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे पास तो अब क्या ही है करने को। मरता वो कहते हैं ना, आगे कुआं पीछे खाई वाला हिसाब किताब है कि बाबा जी ट्रंप साइद जलाली ने यह फरमा दिया है कि 72 घंटे के अंदर अंदर या तो मान जाए, और अगर मानते हैं तो वो कहते हैं कि अगर हम मानते हैं तो बुनियादी तौर के ऊपर फलस्तीनी जो रियासत है वो तो खत्म हो जाएगी, उसका तो नामो निशान मिट जाएगा, और आइंदा आने वाले वक्त में भी किसी सूरत उसकी कोई उम्मीद भी खत्म करने का नुस्खा है। ये वाला जो पैक्ट है, जो ट्रंप डील जिसे कहा जा रहा है, ट्रंप नेतन्याहू डील एंडोर्स्ड बाय मुस्लिम कंट्रीज। मगर जहां तक मुस्लिम कंट्रीज की बात है, उसमें आपको एक अहम डेवलपमेंट ये बता दूं कि इजिप्ट ने, जॉर्डन ने, सऊदी अरेबिया ने, टर्की ने और कतर ने इसके ऊपर बहुत बरहमी का इजहार किया है कि ट्रंप ने और नेतन्याहू ने मिलकर इसके ऊपर बहुत बड़ा धोखा दिया है और सिचुएशन जो है और सारे का सारा जो वो मुआहिदा है उसको तब्दील कर दिया आखिरी मोमेंट्स पे। और वो क्या हुआ उसके ऊपर भी बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है। टाइम्स ऑफ इसराइल एक अखबार है इसराइल का, उसने बताया है कि लास्ट मोमेंट पे नेतन्याहू साहब, उनके, हमारे तो नहीं, उन्होंने किस तरह से ट्रंप को वो तमाम की तमाम कौन कौन सी चीजें हैं जिसके ऊपर उन्होंने वो पूरे का पूरा मुआहिदा चेंज करवाया, वो भी आपको बताएंगे इस सब के अंदर। पहले शुरू कर लेते हैं कि हमास ने क्या कहा है। हमास ने, जिनको मैं कह रहा हूं कि फलस्तीनियों को रिप्रेजेंट करती है, हमास ने ये कहा है कि हम मुकम्मल तौर के ऊपर जो है वो अपने तमाम के तमाम हथियार खत्म, अपनी दिफा के तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म करने वाली शर्त के ऊपर राजी नहीं है। हम उसके ऊपर कभी भी एग्री नहीं कर सकते, उनको उसके ऊपर बहुत बड़ा एतराज है। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो कहा जा रहा है कि हमास की जो पूरी की पूरी हुकूमत करने की जो एक सलाहियत है, उसकी जो एक आइडेंटिटी है, उसको मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया जाएगा। हमास नाम का आज के बाद या उनकी जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है उसको तहस नहस करके बिल्कुल जिसे कहते हैं माजी का एक हिस्सा बना दिया जाएगा। इसके ऊपर भी उन्होंने एतराज किया है। और वो क्यों किया है, वो एतराज इंतहाई जरूरी है, वो एतराज इंतहाई वैलिड इसलिए है क्योंकि अगर आप ये समझते हैं कि महमूद अब्बास साहब, जो कि पैलेस्टीनियन अथॉरिटी, जो कि 2005 से लेकर आज तक फलस्तीन की रियासत के, अब जो रियासत है या नहीं है इस वक्त सिचुएशन में, फलस्तीन की रियासत के पिछले 20 साल से सदर है। पिछले 20 साल से महमूद अब्बास साहब ने इस खौफ से फलस्तीन के अंदर इलेक्शंस नहीं करवाए कि उनके इलेक्शन करवाने पर हमास जो है वो ताकत में आ जाएगा, उसके पास जो है वो हुकूमत आ जाएगी, और इस वजह से उन्होंने वहां पर इलेक्शंस ही नहीं करवाई। तो ये कहना, और उसके ऊपर बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए, महमूद अब्बास के खिलाफ मूवमेंट चली, महमूद अब्बास जो है उसको मानने से इनकारी है मेजॉरिटी ऑफ पैलेस्टीनियंस। मगर ये कहना कि महमूद अब्बास बुनियादी तौर के ऊपर या पैलेस्टीनियन अथॉरिटी बुनियादी तौर के ऊपर फलस्तीन के लोगों की उमंगों को रिप्रेजेंट करती है, उनकी ख्वाहिशात को रिप्रेजेंट करती है, उनके ख्यालात को रिप्रेजेंट करती है, ये बहुत बड़ी भूल और बहुत बड़ी गलती होगी।
अब आपको ये बताने का वक्त आ गया, ये तो आपको बैकग्राउंड समझ में आ गई कि हम महमूद अब्बास या पैलेस्टीन अथॉरिटी की कही हुई बात को क्यों जो है वो फाइनल वर्ड नहीं समझ सकते, उसको क्यों फलस्तीनी लोगों की उमंगों का जिसे कहते हैं अक्स नहीं समझ सकते। डार साहब ने कल कहा था कि अगर वही वाला मुसव्वदा जो हम लोगों ने पेश किया था, अगर वही वाला नहीं होगा तो हम इसको एंडोर्स नहीं करेंगे। और उसके बाद फिर जो असेंबली में भी हुआ, पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसके खिलाफ इंतहाई सख्त रद्द-ए-अमल दिया और कहा है कि ये जो फलस्तीन के लोग हैं उनकी उमंगों के खिलाफ है, हमें इंतहाई एहतियात से इन सारी चीजों को लेना चाहिए। मगर आखिरी बात जो है, जो इस सारी कहानी का जो लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नेतन्याहू ने कौन कौन से जो स्टेप्स हैं उनको चेंज करवाया। नेतन्याहू ने सबसे पहले तो ये चेंज करवाया कि वहां पर गाजा के अंदर इजरायली फौजें रहेंगी। इजरायली फौजों की जहां तक बात है, उन्होंने कहा कि जी वहां से मुकम्मल तौर पर बाहर नहीं आएंगी, सिर्फ कुछ जो इलाका है वहां से पीछे हटेंगी और उसके बाद वो खुद देखेंगी और वो खुद सोचेंगी कि अब वक्त आ गया है पीछे जाने का कि नहीं। तो उसके बाद जब कल आपको मैंने दिखा दिया था कि नेतन्याहू ने अपने लोगों से बात करते हुए ये भी कहा था कि ये पागल है, ये बेवकूफ है कि मैं ये मान जाऊंगा, ये समझते हैं कि वहां से जो है हमारी फौजें जो है गाजा से बाहर आ जाएगी या गाजा को छोड़ देंगी उसके हाल पर। ऐसा तो कभी भी नहीं होगा, किसी सूरत किसी हाल में नहीं होगा। और उसने ये बात भी बहुत क्लियरली कही थी कि भाई किसी भी सूरत फलस्तीनी रियासत नहीं मानते, ना बनने देंगे। और ये जो सारे का सारा मुआहदा है, इसका टेक अवे ये है कि इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर इस सारे मुआहदे का लुब्बे लुबाब क्या है। इस सारे मुआहदे का लुब्बे लुबाब ये है कि आइंदा आने वाले वक्त के अंदर ये किसी भी सूरत अमन मुआहदा नहीं है, ये जंग मुआहदा है। ये जंग मुआहदा क्यों है? क्योंकि हम देख चुके हैं कि अब होना क्या है अगर इस मुआहदे को मान लिया जाए कि फलस्तीन के अंदर फलस्तीनियों के पास अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए इजराइल के जुल्म से, उनकी नौआबादियात से, उनकी ऑक्यूपेशन से, उनके जो नए नए वो कब्जा कर रहे हैं, चाहे वो वेस्ट बैंक हो चाहे वो गाजा हो, उससे रोकने के लिए उनके पास एक गोली तक ना होगी, उनके पास एक कील कांटे तक ना होगा। मुकम्मल तौर पर डिसआर्म करके, उनको अपनी फौजों से घेर के, उनको अपना गुलाम बनाकर रखने का ये एक पूरे का पूरा नक्शा है। और ऐसा अगर होगा तो आपके ख्याल में वक्त के साथ साथ, वक्त गुजरने के साथ साथ क्या होगा? फलस्तीन के लोग उठेंगे कि पूरे का पूरा कब्जा अब जो फलस्तीन का है वो इजराइल के पास है। और वो कब्जा नहीं है, वो सिर्फ इस तरह का कब्जा नहीं है कि उसके खिलाफ कोई मुजाहमत भी हो सकती है, वो मुजाहमत मुकम्मल तौर पर तबाह कर दी जाएगी। वहां पर जितना उनका डिफेंस इक्विपमेंट और आर्किटेक्चर है उस सबको नेस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। यानी कि किसी भी किस्म की ऐसी पॉसिबिलिटी जिससे फलस्तीनियों के ऊपर अगर इजराइल कोई जुल्म करता है, उनके हुकूक मारता है, तो फिर उसके खिलाफ खड़े होने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। और लोग जो हैं वो बुनियादी तौर के ऊपर एक इजरायली रियासत के अंदर, अरब जो है एक सेकंड क्लास सिटीजन बन के, फलस्तीनी जो है वो वहां पर रहेंगे इजराइल के अंदर। आप अपना दिल खुश करने के लिए उसको फलस्तीन कहते रहे, आप अपना सियासी मकसद हासिल करने के लिए टू स्टेट हम इसराइल को तस्लीम नहीं करते की बात करते रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस मुआहदे को इंप्लीमेंट होने का मकसद यह है और मतलब यह है कि फलस्तीन की कहानी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और वहां पर एक ही कंट्री होगी जिसका नाम होगा इजराइल। और वहां पर जो फलस्तीनी होंगे वो एक महकूम कौम की तरह वहां पर रहेंगे, जिनके पास किसी भी सूरत अपने ऊपर होने वाले जुल्म और जबर का कोई रास्ता नहीं है। आप वो बात जो बीच में रह गई थी कि नेतन्याहू ने जो है वो कौन कौन सी शराइत चेंज करवाई। एक तो उसने कहा कि जी गाजा से हमारे जो ट्रूप्स हैं वो कभी भी नहीं, हमारी कभी भी नहीं निकलेंगे। दूसरी बात उसने ये कही कि पहले ये था कि जो तबाह हो गया है हमास का इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस का जो है या दिफा का, उसको दोबारा नहीं बनाया जाएगा। तो उसके उसने चेंज करवाया और ये कहा, ये मनवा लिया, उसकी जगह ये लिखवा लिया कि जो अभी बचा भी हुआ है वो भी मुकम्मल तौर पर तबाह किया जाएगा। किसी सूरत कोई ऐसा रास्ता नहीं रहने दिया जाएगा जहां पर कोई एक भी चीज हो जिससे वो अपना दिफा कर सके अगर कोई वक्त ऐसा आता है। तो ये दूसरी शर्त थी। और तीसरी शर्त जो है, और जिसके बारे में पता लगा है अभी तक जो टाइम्स ऑफ इजराइल के अंदर आया है, बाकी तो पता नहीं कौन कौन से चेंज हुए हैं, मगर जो आखिर उन्होंने बताया है कि वो ये है कि जो गाजा का पूरा एरिया है उसके अंदर से पहले तो जो था वो पैक्ट के अंदर ये था कि भाई आप आहिस्ता आहिस्ता पीछे हट के पूरे का पूरा गाजा जो है वो फलस्तीनियों के हवाले कर देंगे, मगर
انہوں نے چینج یہ کیا ہے کہ اسرائیلی ڈیفense فورسز اور جو کہ یہ سارا اس کی انٹرنیشنل سیکورٹی فورسز ISF اور اس کے علاوہ جو ہے انٹرنیشنل گارنٹرز کی ایک ٹیم بنے گی، ایک کمیٹی بنے گی، اور جس کے اندر IDF جو ہے وہ مین پلیئر ہوگا اور وہ اپنی شرائط خود سیٹ کرے گا اور اس کے بعد یہ بتائے گا کہ جی اب وہ مائل سٹونز جو کہ اسرائیل چاہتا ہے وہ پورے ہو گئے ہیں، تو پھر وہ پیچھے ہٹے گا اور پھر وہ علاقہ جو ہے وہ فلسطینیوں کو دے گا، جو کہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ ایک ایسا ملک جس نے پورے کا پورا جو فلسطین ہے اس کے اوپر آہستہ آہستہ قبضہ کر لیا، وہ اپنا قبضہ کیوں چھوڑے گا۔ جاتے جاتے چھوٹا سا ایک کامنٹ کرنا چاہتا ہوں علی امین گنڈا پور کے اوپر، جو انہوں نے علیمہ خان کے اوپر الزام لگایا۔ علی امین گنڈا پور اب کھل کر، جسے کہتے ہیں معذرت کے ساتھ، ننگے ہو کر سامنے آ گئے ہیں۔ ننگے ہو کر سامنے آنے کی بات اس لیے کرتا ہوں کیونکہ وہ علیمہ خان کے اوپر جو الزامات لگا رہے ہیں وہ اس قدر بھونڈے اور مذاق کا خیز ہے کہ اس کے اوپر بات کرتے ہوئے بھی مجھے جو ہے وہ ہنسی آتی ہے بڑی مشکل سے۔ مطلب میں تو اس بات پر حیران ہوں کہ گنڈا پور صاحب نے پکا منہ بنا کر بیٹھ کر وہاں پر یہ باتیں کیسے کر دی کہ ان کے پیچھے ملٹری انٹیلیجنس ہے اور ان کے پیچھے یہ ہے، اور وہ سب کا سب وزیر کیا کہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی جو ہے وہ لیڈر بننا چاہتی ہیں، اس کو پورے کے پورے کو ہائی جیک کرنا چاہتی ہیں، اور وہ یہ بات اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ علی امین گنڈا پور کو نظر آ رہا ہے کہ ان کی اوقات اور ان کی حقیقت اب پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز اور ووٹرز پر کھل چکی ہے، اور اسی وجہ سے وہ اب یہ آخری ہاتھ پیر مار رہے ہیں۔ عنقریب آپ کو ہو سکتا ہے کہ علی امین گنڈا پور جو ہیں ان کا ایک ایگزٹ نظر آئے پاکستان تحریک انصاف سے۔ مزید باتیں بعد میں کریں گے، خیال رکھیے گا، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔